हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बिहार का सामान्य ज्ञान। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे बिहार के सामान्य ज्ञान सीरीज के अंदर, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बिहार का इतिहास कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर बिहार का भूगोल देखने का प्रयास करेंगे। बिहार की कैसी संरचना है, प्राकृतिक संरचना, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति और बिहार जो है कहाँ तक विस्तृत है, इन सारी चीज़ों को आज देखने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आने वाली बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में इनसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। और आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है हमारा ग्लोब के अंदर जब हम मूव करेंगे इंडिया की तरफ तो ये है हमारा प्यारा भारत। और प्यारे भारत के अंदर अगर हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आपको हम दिखाई देगा ये है बिहार। ठीक है, बिहार की हम लोग जब पूरी बाउंड्री की बात करें तो बिहार आपको एक आयताकार क्षेत्र में दिखाई देगा कि इसकी जो बाउंड्री है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देती है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप के रूप में दिखाई देता है, जिसके अंदर अगर हम इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, आसपास के अलग अलग जगहों की बात करें तो इसके पश्चिम में आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद उसके अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आता है झारखंड, पूरब में आता है वेस्ट बंगाल और उत्तर में आता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति और इसके विस्तार की। तो बिहार जो है भारत का एक राज्य है और भारत का राज्य होने के कारण इसकी कहाँ पे स्थिति है, भारत के अंदर कहाँ पर यह स्थित है और इसका कितना विस्तार है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है। आइए बात करते हैं इस बिहार की भौगोलिक विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय इसके विस्तार की। तो अगर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार का विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य के अंदर यह स्थित है। ठीक है, यह है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर बात करते हैं बिहार के आकार की, तो बिहार का आकार लगभग आयताकार के फॉर्म में है, जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बिहार का मैप आप देखिएगा तो दिखाई देगा आपको। अगर बिहार की कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वह 94,163 वर्ग किलोमीटर। और अगर वही बात करते हैं इसके क्षेत्रफल जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% पाया जाता है। ठीक है, अगर वही बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिहार जो है 13वां स्थान रखता है पूरे भारत के अंदर। 13वां स्थान पे यह राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो लंबाई की बात करते हैं तो 345 किलोमीटर है, जो नेपाल से लेकर के झारखंड के बीच की दूरी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 345 किलोमीटर है, जो पूरे बिहार की लंबाई है। वही चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई है 483 किलोमीटर, जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच की दूरी है, जो कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी, यानी कि पूरे बिहार की चौड़ाई जो है। ठीक है, ऐसे तो बिहार जो है एक समतल भूमि वाला राज्य है, लेकिन फिर भी इसकी समुद्र तल से एक औसत ऊंचाई है वो है 173 फीट। याद रखिएगा 173 फीट, यानी कि 52.63 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग बात करते हैं बिहार की प्राकृतिक संरचना की। तो बिहार की प्राकृतिक संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिहार के अंदर जितने भी तरह के चट्टान पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं और मिट्टी पाई जाती है, वो कौन से काल की हैं। ठीक है, अगर हम लोग को काल पता चल जाए कि कौन से समय काल की यहाँ पे पत्थर पाई जाती है, तो उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि बिहार की प्राकृतिक संरचना कैसी है। तो बिहार की प्राकृतिक भूगर्भिक इतिहास की बात करते हैं तो वो चतुर्थ कल्प से लेकर के कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है, यानी कि चतुर्थ कल्प से लेकर के कैम्ब्रियन कल्प तक के यहाँ पत्थर या चट्टान पाए जाते हैं। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से रोहतास, शाहाबाद और औरंगाबाद विंध्यन काल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तरी बिहार का जो मैदान है वो चतुर्कल्प से है, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से, रोहतास, शाहाबाद और औरंगाबाद ये सब विंध्यन काल से संबंधित, यानी कि विंध्यन काल के अंदर
जितने भी पत्थर पाए जाते थे, चट्टान पाए थे, वो सब इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं बिहार की, तो भौगोलिक दृष्टि से बिहार को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई रीजन, फिर गंगा का मैदान और बिहार का मैदान भी कहा जाता है इसे, और दक्षिण का संकीर्ण पठार। ठीक है, इन सब जगहों को हम लोग समझ सकते हैं मैप के ऊपर, तो मैप के ऊपर भी समझेंगे। और शिवालिक का पर्वतीय भाग सबसे पहले थोड़ा देखते हैं। जो शिवालिक का पर्वतीय भाग जो है वो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। बिहार का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, देखिए मैप के ऊपर देखते हैं हम लोग, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये यही रीजन है, यहीं पर शिवालिक का पर्वतीय भाग और तराई रीजन पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर इस पार्ट की बात करते हैं तो ये पार्ट जो है, आपको थोड़ा रेड से कर देते हैं, ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है यहीं पर आपको दक्षिण का संकीर्ण पठार पाया जाएगा। और बाकी जो भी आपको ये जो बीच का जो पार्ट पूरा दिख रहा है, ये यही गंगा का मैदान या फिर बिहार का मैदान है। ठीक है, अब इसका कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। जो शिवालिक का पर्वतीय जो भाग है या ये पूरा पर्वत वाला जो क्षेत्र है वो है 932 किलोमीटर का, जबकि इसकी औसत ऊंचाई जो है 497 मीटर है। ठीक है, आइए अब लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके 3 उप विभाग भी हैं, रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी। बिहार में शिवालिक का पर्वतीय भाग जो है वो तराई क्षेत्र का दक्षिण हिस्सा जो है, जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ एक क्रम से बनी हुई है, जिसे रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। केवल 214 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में विस्तृत यह जो क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है, लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौड़ाई जो है वो 8 किलोमीटर तक है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8 किलोमीटर है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं कि इसके क्षेत्र की, तो सर्वोच्च भाग जो है संतपुर के निकट, जिसकी ऊंचाई जो है 242 मीटर है। सबसे जो ऊंचा है वो क्षेत्र जो है वो संतपुर के निकट है। सोमेश्वर श्रेणी की बात करते हैं। सोमेश्वर श्रेणी जो है पश्चिम में त्रिवेणी नहर से के शीर्ष भाग से भिखना कोठी, ठीक है, भिखना ठोरी तक लगभग 75 किलोमीटर लंबाई और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी है, वहां तक वो फैली, और जिसकी चोटी जो है 874 मीटर है, जबकि औसत ऊंचाई है वो 497 मीटर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मैप है, इस मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब पहाड़ हैं, ये सब जो है पठारी रीजन है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वो होगा पूरा पर्वतीय क्षेत्र, और ये जो है पूरा रीजन, बीच का जो पूरा पार्ट होगा, ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, ये बीच का जो पूरा पठार देखने को मिलेगा, ये आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें सोमेश्वर, भिखनाठोरी और मड़वात, ठीक है, प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, कुछ दर्रों का याद रखिएगा कि सोमेश्वर, भिखनाठोरी, मरवात, ये सब जो है प्रमुख दर्रे हैं जो नदी के बहाव के कारण निर्मित हुई हैं, और इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क बनता है। तो बिहार और नेपाल के बीच संपर्क बनाने वाले जो दर्रों में से याद रखिएगा, भिखनाठोरी, मरवात और सोमेश्वर की दर्रे, ये सब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। फिर बात करते हैं दून घाटी की, तो दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीचों बीच में पड़ता है। यही जो घाटी है, इन दोनों रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच का जो जगह है, जो एक घाटी है, उसी को हम लोग दून घाटी कहते हैं। लगभग 24 किलोमीटर लंबी और गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंची इस घाटी को हरदा नदी की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी का अधिकांश भाग समुद्र तल की 152 मीटर ऊंची है। ठीक है, ऐसे तो बिहार जो है, पूरे बिहार की बात करते हैं तो पूरा बिहार जो है वो 173 फीट जो है समुद्र तल से ऊंचा है, लेकिन इस घाटी की बात करते हो तो ये घाटी जो है 152 मीटर ऊंची है। ठीक है,
फिर गंगा का मैदान की बात करते हैं। दूसरा पार्ट जो है हम लोग दूसरा विभाजन जो है वो गंगा का मैदान है। तो गंगा का मैदान जो है भौगोलिक विशिष्टता की दृष्टि से बिहार का अधिकांश भाग यानी कि 95% जो है मैदानी जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदान ही है। पूरा जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा वो गंगा का, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत सारी नदियां बहती हैं और सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। तो गंगा नदी के आसपास जितनी भी जो भी क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही बना हुआ, ठीक है, उसी के निक्षेपण से ही बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसी की वजह से ये जो पूरा जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा ही नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ ये पूरा पार्ट है, ठीक है। समेकित रूप से इसका विस्तार जो है 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस हिस्से की समुद्र तल की औसत ऊंचाई जो है 60 से 120 मीटर है और इसका ढाल जो है सर्वत्र लगभग एक समान और धीमा है। बहुत ही कम ढाल है, एकदम सब जगह आपको समतल ही देखने को मिलेगा। गंगा नदी मैदान भाग को स्पष्ट रूप में उत्तर और दक्षिण दो पार्ट के अंदर विभाजित किया जाता है। उत्तर हमारा नॉर्थ के अंदर, ठीक है, और दक्षिण जो है साउथ बिहार, ठीक है। उत्तर भाग जहां लगभग समतल है वहीं दक्षिण का मैदान जो है जहां तहां कतिपय पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर छोटा नागपुर का कुछ जो एक्सटेंडेड पार्ट ही, छोटा नागपुर का जो ही पार्ट जो आता है जिसके अंदर राजगीर, कैमूर ये सब देखने को आपको मिल जाता है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी मैदान जो है दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, दो पार्ट के अंदर बांटे गए हैं। अगर प्रसिद्धि की बात करते हैं तो उत्तरी बिहार का मैदान जो है वो बाढ़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और दक्षिण जो है वो सूखे के लिए, ठीक है। इस मैप में आप देख सकते हैं बीच से जो है ये गंगा नदी जा रही है और गंगा नदी के इस तरफ अगर बात करते हैं तो ये है नॉर्थ बिहार प्लेन और ये है साउथ बिहार प्लेन, ठीक है। आइए उत्तरी बिहार का मैदान की बात करते हैं तो लगभग समतल और चौरस आकृति का यह गंगा का मैदान है जो उत्तर में विस्तृत है। इस मैदानी क्षेत्र में होने वाली जो नदियां हैं उन सब नदियों के अंदर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी आदि नदियां जो है और इसके अंदर कोसी भी है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे दोआब मिलते हैं। अब दोआब क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। दोआब क्या होता है, मान लो एक नदी है और एक और नदी यहाँ है, ठीक है, दो नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, मिल करके यहाँ से बहना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो दो नदियों के बीच का जो ये जगह आप देख रहे हैं, ये जो जगह है इसी को कहते हैं दोआब, ठीक है, दो नदियों के बीच का जगह। तो बहुत सारे दोआब देखने को मिलेंगे आपको उत्तरी बिहार के मैदान में, जिसके अंदर घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, ये सब जो है प्रमुख हैं। उत्तरी बिहार का मैदान जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों एवं उनके परित्यक्त मार्गों से निर्मित होता है। इसका सामान्य ढाल जो है गंगा की दिशा में ही पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन पश्चिम भाग में इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसका ढाल दो अलग अलग ढाल, ऐसे तो बीच में अगर बहती है गंगा नदी तो गंगा नदी की तरफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका ढाल जो है पश्चिम भाग में इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। आइए अब कुछ विभिन्न दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से तो बहुत सारी कुछ जो मैदान है उत्तरी मैदान उसके अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक विभिन्नताओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग विभिन्नताओं के अंदर वर्गीकृत देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, थोड़े से कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर समझना है उत्तरी बिहार का मैदान। सबसे पहला बात आता है तराई। तराई को समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एक नदी है, ठीक है, ये नदी झरने से बह करके आ रही है और यहाँ से बहती हुई जा रही है, ठीक है। अब झरने के ऊपर से मान लीजिए कोई नदी अगर बह करके गिरती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे पत्थर्स भी लाती है, ठीक है। ये पत्थर नीचे जमा होंगे, यहीं पे जमा होंगे और ये पत्थर जो यहाँ पर जमा होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि नदी का जो पानी का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा कम जाता है। यहाँ पर अगर खड़े भी होइएगा
तो पानी बहुत कम लगेगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जहाँ से नदी जो है, जिस जगह पे झरना गिरता है वहाँ नदी का गहराई बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस जगह को क्या बोलते हैं, जो पूरा आपको पार्ट दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं, जहाँ पर नदी की जो गहराई होती है बहुत कम होती है, तो इसी जगह को बोलते हैं हम लोग भावर। ठीक है, इस जगह को बोलते हैं भावर। ठीक है, अब क्या हो, थोड़ी दूर के बाद जिस जगह से नदी वापस से निकलती है, अब देखिए थोड़े दूर चलने के बाद अब यहाँ पत्थर धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो अब जो है नदी फिर से यहाँ से बाहर निकलेगी, तो इस रीजन को बोलते हैं तड़ाई। ठीक है, अब नदी थोड़ी देर के बाद फिर वापस से निकलनी शुरू होगी। पहले क्या थी कि वो पत्थरों के बीच से अंदर अंदर होकर के बहेगी, तो उस जगह को भावर बोलते हैं। और जहाँ से नदी जो है फिर से निकलनी शुरू हो जाती है और प्लेन पे आनी शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं तड़ाई। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं बांगर की और खादर की, देखिए इसको समझने के लिए नदी से समझते हैं। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, कोई नदी है, नदी बह रही है, तो नदी जब बहती है तो नदी में क्या होता है कि किसी एक सीजन के अंदर नदी में बाढ़ जरूर आती है। ठीक है, या फिर वो किसी भी समय आए, बारिश के कारण आए या फिर ऐसे आए। तो मान लीजिए कि बाढ़ आई और बाढ़ का पानी यहाँ तक नदी के इस देखिए दोनों तरफ इस तरफ फैल जाता है। ठीक है, पानी बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये एरिया जो है ये इतना बड़ा एरिया है, तो इस एरिया में इन सब जगहों पर बाढ़ का पानी नहीं आता। ठीक है, बाढ़ का पानी जो ग्रीन डॉट हम कर रहे हैं, इस ग्रीन डॉट के अंदर आप देखिएगा बाढ़ का पानी नहीं आता है, रेड वाले पार्ट पे लेकिन बाढ़ का पानी आता है। ठीक है, यहाँ बाढ़ का पानी आता है और नदी जो है यही पतली सी जो नदी है दिख रही है आपको। ठीक, अब इस नदी का पानी यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो जिस जगह में ऐसी मिट्टी, ऐसी भूमि जहाँ बाढ़ का पानी आता हो, उसको बोलते हैं हम लोग खादर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, खादर, यानी कि नव जलोद क्षेत्र। यहाँ क्या होता है, हर बार जब बाढ़ आती है तो मिट्टी यहाँ पर आकर के जम जाती है और मिट्टी जो है नई मिट्टी बन जाती है उस जगह की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता है, तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, जिसको हम लोग भांगर भूमि कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा भांगर भूमि क्या होता है और खादर भूमि। खादर भूमि ऐसी भूमि जहाँ पर हर साल पानी, बाढ़ का पानी आने से नई मिट्टी वहाँ आके जम जाती है, तो उसको बोलते हैं खादर भूमि। और भांगर भूमि ऐसी भूमि जहाँ पर पुरानी मिट्टी होती है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग चौड़ और मन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए चौड़ और मन क्या होता है। मान लीजिए कोई नदी है, वो बह रही है। ठीक, बहने के बाद थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि वो अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक, थोड़े दिन बाद क्या करती है कि वो इधर से बहना शुरू कर देती है। यही नदी जो है अब इस तरफ से बहना शुरू हो गई। बहुत सारी नदियाँ, कोसी इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब मान लीजिए इस नदी जो है इस तरफ से बहना शुरू कर देती, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये थोड़ा सा गहरा टाइप से, यहाँ पर क्या होता है कि पानी बरसात के समय में पानी जम जाता है। पानी जमने की वजह से ये जो है कुछ इस टाइप का शेप ले लेता है, कुछ इस टाइप का शेप जैसे बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर पानी जम जाता है, इसी को हम लोग चौड़ और मन कहते हैं। ठीक है, नदी के रास्ता बदल जाने से जो एक गड्ढा टाइप का बन जाता है और गड्ढे में जो बारिश का पानी जम जाता है, उसी को चौड़ और मन कहते हैं। ठीक है, दियारा की बात करते हैं, तो दियारा क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक, दियारा क्या होता है कि मान लीजिए नदी बह रही है, तो नदी के बीचों बीच क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी आके जमा जब होती है तो आइलैंड बनते हैं। ठीक है, ये जो मिट्टी जम जाती है नदी के बीच में, इसी पूरे भूमि को दियारा भूमि कहते हैं। ठीक है, पटना के आप जब पटना से देखोगे घाट को, तो पटना के अंदर, पटना के उस घाट, गांधी घाट या फिर बहुत सारे घाट से आप देखोगे तो गंगा नदी के बीचों बीच में आपको बहुत बड़ी बड़ी दियारा भूमि दिखाई देंगी। तो ये सब होती है दियारा भूमि। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगर बात करें दक्षिणी बिहार का मैदान की, तो दक्षिणी बिहार का मैदान जो है बिहार के अंदर गंगा नदी के दक्षिण में जो पूरा भाग है, भूभाग, वही कहलाता है दक्षिणी बिहार का मैदान।
दक्षिणी बिहार का मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ, पठार और घाटियाँ तीनों आपको देखने को मिलती हैं। और साथ ही पूरा मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बनाया गया है। जलोढ़ मिट्टी जो है बना हुआ है वो सारी नदियों के द्वारा लाई गई, जो पठारों से निकलती हैं जितनी सारी नदियाँ, उन सारी नदियों से लाई गई जितनी भी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, उससे ये निर्मित है। ठीक है। सामान्यतः अगर ढाल की बात करते हैं तो दक्षिणी बिहार का मैदान जो है वो सामान्य ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है। दक्षिण यानी कि नीचे जो है जितनी दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पठार है तो वहाँ थोड़ा ऊंचा होता है। अब ये गंगा नदी है और यहाँ पर अगर पठार है तो इस तरफ से इस तरफ जो है ढाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और वहीं अगर गंगा नदी के पास चले जाए तो गंगा नदी के पास जो है ढाल आपको पश्चिम से पूरब की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है। ये जो मैदान है वहाँ पर छोटा नागपुर की कुछ कुछ पहाड़ियाँ भी, पठार से निकली हुई छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर गया की प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, बिहार शरीफ की पीर पहाड़, राजगीर, उसके बाद रत्नागिरी, बिबुलागिरी और उदयगिरी और भैरवगिरी नाम जो है ये सब जो है पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। गंगा के दक्षिण तट पर दक्षिण बिहार की नदियों के निक्षेपण द्वारा प्राकृतिक तटबंध है। अब अगर गंगा की बात करते हैं तो देखिए गंगा की जो मैप है, थोड़ा मैप पे चलते हैं, इधर नहीं थोड़ा यहाँ देखिए, इसके अंदर देखिए ये जो मैप है गंगा का, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी के आसपास क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ जो है, अब नदियाँ जाकर के गंगा में मिलती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो गंगा नदी के आसपास का ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी आके जमा हो जाता है। ठीक है। ये मिट्टी के जमा होने की वजह से बाकी जो नदियाँ हैं जो अब इसके अंदर डायरेक्ट नहीं मिल पाती, तो वो गंगा नदी के पैरेलल होकर के बहना शुरू कर देती है। ठीक है। इसको मिटा देते फिर से देखिएगा क्या होता है कि नदियाँ जो है अब यहाँ से पैरेलल होकर के थोड़ी दूर पर जा कर के मिलना शुरू करती हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारा ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत सारी जो है मिट्टी आकर के जमा हो जाती है। ठीक है। जमा हो रही है बहुत दिनों से, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अब नदियाँ जो है पैरेलल बहना शुरू हो गई हैं। पटना से मोकामा तक आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत सारा जो आपको इसी की वजह से इन सभी क्षेत्रों के अंदर अब ये जो पूरा निक्षेपण होता है तो यहाँ पर पूरा एक तटबंध टाइप का बन जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पठार ये तो आ गया। अब मैदान की ओर हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे तटबंध जो होते हैं, जो भी तटबंध है वह उसके अंदर आपको टाल भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। टाल जिसमें पानी जमा होता है बारिश का। ठीक है। वर्षा ऋतु का जो पानी जमा हो जाता है उन सबको टाल कहते हैं। छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो आपको टाल देखने को मिलेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु में इसमें जलमग्न हो जाता है, जल जमा हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये था बिहार का दक्षिणी मैदान। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पठार, देखिए ये जितने भी आपको भूमि है, बिहार का जो भूमि है वो अगर विस्तार की जाए तो दक्षिण की तरफ जो है आपको पता है कि पठार है। बिहार के जितने दक्षिण में जाएंगे तो बिहार का दक्षिण में पूरा जो पठारी क्षेत्र है, तो जितने भी जो विस्तृत उपजाऊ मैदान मिलते हैं जो आपको गंगा नदी के दक्षिण में है, गंगा नदी में जो भी आपको उपजाऊ मैदान दिखाई देगा, गंगा नदी है उसके जितने भी मैदान है वो धीरे धीरे उसका जो अगर ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यहाँ पर जो पठारी रीजन है, ठीक है, पठारी क्षेत्र, इसको मैदान को समझने के लिए आप मैप में ही थोड़ा समझिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए ये जो गंगा नदी का आपको मैप दिख रहा है, तो धीरे धीरे जब हम इधर मूव करेंगे दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ क्या है, ये आपको पठारी क्षेत्र दिख रहा होगा। पठारी क्षेत्र के अंदर क्या है कि ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो ऊंचाई जो है भूमि की वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो पूरा रीजन है पठार के अंदर जाकर के फिर दक्षिण का मैदान जो है पठार में दक्षिण की तरफ जाकर के मिल जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, दक्षिण के मैदान जो है 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। ठीक है। दक्षिण बिहार का जो पश्चिमी मैदान है, जो भोजपुर का मैदान भी कहलाता है, वो सोन नदी से पश्चिम में स्थित है और इस मैदान में टाल बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। 3 पार्ट जो सोन नदी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि मध्यवर्ती मैदान जो बिहार
जो दक्षिणी बिहार का मैदान है उसका मध्यवर्ती मैदान जो मगध का मैदान से भी नाम से फेमस है, जो सोन नदी और क्यूल नदी के बीच में स्थित है और इसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और दक्षिण बिहार का मैदान की पूर्व मैदान की बात करते हैं तो एक है पूर्व मैदान, फिर मध्यवर्ती मैदान और फिर पश्चिमी मैदान। ठीक है, इसके अंदर इस नदी देखो क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक जो विस्तार मैदान है उसी को हम लोग पूर्वी मैदान कहते हैं, बिहार दक्षिण बिहार का पूर्वी मैदान। ठीक है, और ये आर्यवृत्ताकार के रूप में है और इसके अंदर 3 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं बिहार का आधा अगर नॉर्थन मैप बनाते हैं तो देखिए 3 दक्षिणी जो मैदान है वो 3 पार्ट के अंदर आता है। पहला भोजपुर का मैदान, दूसरा आता है मगध का मैदान और तीसरा आता है पूर्वी मैदान जो क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ियों तक स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण का संकीर्ण पठार। पठार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए मैप के ऊपर अभी मैंने दिखाया था मैप में कि ये जो मैप है जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये जो पार्ट ये पूरा है पठारी रीजन। ठीक है, बिहार के जैसे दक्षिण में आते हैं तो पूरा आपको दिखेगा ये पूरा पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट है दक्षिण उसको थोड़ा समझते हैं। बिहार के अंदर जो दक्षिणी भाग है वो पूरा पठारी रूप में है और पश्चिम में कैमूर जिले से शुरू होकर पूरब में मुंगेर और बांका जिले तक पठारी भाग जो है वो विस्तृत है। और वास्तव में दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का ही अंग है जो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जिले के दक्षिण में स्थित में फैला हुआ है। ठीक है, बिहार का प्राचीनतम भूखंड जो पार्ट है वो यही पठारों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन किंतु जो है बहुत ज़्यादा इरोजन होने के कारण, इसकी जो निक्षेपण होने के कारण क्या होता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो अब बहुत ज़्यादा समतल हो चुका है। ठीक है, इन क्षेत्रों को 2 प्रमुख पठार हैं जिसके अंदर कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो मुंगेर जिले तक फैली हैं। ठीक है, कैमूर का पठार जो विंध्यन पर्वत का ही अंग है और छोटा नागपुर का जो पठार का जो अंग है वो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। कैमूर के पठार की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में अवस्थित इसे रोहतास का पठार भी कहा जाता है जो सोन नदी इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा है और चूना पत्थर के एस्कार्प उत्तरी सीमा तक बनाती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कैमूर की तो कैमूर आप थोड़ा सा मैप में देखते हैं, फिर मैप पे आते हैं तो मैप में यहाँ पर देखिए कैमूर आपको दिख रहा होगा, ये कैमूर हिल्स। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी पठार है ये बेसिकली, इसको हम पहाड़ नहीं, इसको हम लोग पठारी कहेंगे क्योंकि ये पूरा रीजन जो है पठारी रीजन आता है। ठीक है, अब देखिए फिर हम बात करते हैं कि खड़गपुर की। देखिए ये तो हो गया इसकी बात की कैमूर के पठार की। तो कैमूर का पठार जो है वो आपको कहाँ से दिखाई देगा तो सोन नदी इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा है और चूना पत्थर के एस्कर्प मिलते हैं आपको, चूना पत्थर वहाँ पर मिलता है, उसके छोटे छोटे पहाड़ मिलते हैं, वो आपको उसकी उत्तरी सीमा बनाती है। बलुआ पत्थर, चूना व शैल से निर्मित पथरीले उबर खावर भूस्थल आपको देखने को मिलेंगे और बीच बीच में बेसिनुमा घाटियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये पूरा जो आपको पठारी रीजन, कैमूर का पठारी रीजन आपको जो देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये तो मैप था आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पूरा था आपको पर्वतीय रीजन, फिर ये आपका हो गया मैदान, फिर ये पठार वाला बिहार का हिस्सा। देखिए इसका जो बाहरी भाग है वो 150 से 300 मीटर के बीच और मध्य भाग जो है 300 से 450 मीटर के बीच ऊंचा है। इसका क्षेत्र जो है जल प्रताप, चूना पत्थर और अन्य ज्योग्राफिकल फीचर्स से यानी कि भौगोलिक अलग अलग आकृतियों से बहुत ज़्यादा निर्मित है। ठीक है, पठारों में चूना पत्थर, बालुआ पत्थर, पाइराइट और कांच बनाने योग्य बालू जो है बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए बिहार में सबसे ज़्यादा पाइराइट मिलता है। खड़गपुर के पहाड़ की बात करते हैं हम लोग, दूसरा भाग जो है पठारी का वो है खड़गपुर, तो मुख्य रूप से मुंगेर जिले में। ठीक है, मुंगेर का जो जिला है फिर हम लोग मैप पे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ अगर बात करते हैं तो ये देखिए खड़गपुर हिल्स आपको दिख रहा होगा, ये देखिए खड़गपुर हिल्स है। ठीक है, तो ये खड़गपुर हिल्स जो है ये दूसरा पार्ट है, ये आप देख सकते हैं खड़गपुर हिल्स। तो ये दूसरे पार्ट में डिवाइड किया गया है
पठारों को, तो ये खड़गपुर हिल्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, खड़गपुर हिल्स मुख्य रूप से मुंगेर जिले में स्थित है और इसका विस्तार पूरब में बांका और दक्षिण में जमुई तक है, ठीक है। बांका से लेकर के जमुई तक। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित इस पहाड़ी क्षेत्र में कोडरमा से खड़गपुर तक धारवाड़ काल के क्वार्टराइज तथा थीस चट्टान उभरी हुई पाई जाती है। इसके अंदर दो काल हो गए, जिसके अंदर धारवाड़ काल और क्वार्टराइज तथा थीस चट्टान पाई जाती हैं। यहाँ ग्रेनाइट, शैल, स्लेट और क्वार्जाइट चट्टान भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ऊंचाई की बात करते हैं तो 450 मीटर तक ये ऊंचा है, जिसका भीतरी भाग जो गर्म झरना और घाटी से और छोटे छोटे पहाड़ों से निर्मित है। मुख्य पहाड़ियाँ इसके अंदर है श्रृंगऋषि, निसारू, सकमा, सौसीन, मेरा, रनपड़ा, सुंदर आदि नाम से उल्लेखनीय है, ठीक है। तो ये सब थे खड़गपुर की पहाड़ियों की विशेषताएं। तो इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त होता है। भूगोल जो बिहार की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, भूगोल आज हम लोगों ने पढ़ा बिहार का। तो इस तरीके से आप आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।